हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और हम पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन चैप्टर। हेलो एल्केन की हमने विरचन अभिक्रियाएं स्टार्ट की थी और कुछ रिएक्शंस के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो जो रिएक्शंस हमारी बच रही हैं उनके बारे में कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, लास्ट रिएक्शन हमारी PCl3 और SOCl2 के साथ थी। जो रिएक्शन हमने कराई थी कल, देखिए हमने एक रिएक्शन कराई थी अल्कोहल और SOCl2 जिसको हमने थायोनिल क्लोराइड कहा था। इसके साथ जब हमने रिएक्शन कराई थी तो हमको एल्किल क्लोराइड और साथ में हमको SO2 गैस के रूप में, और यहाँ हमको प्लस में HCl मिला था। ये भी किसके रूप में मिला था? गैस के रूप में मिला था। तो ये बेस्ट मेथड हमने कहा था एल्किल हैलाइड बनाने के लिए या हेलो एल्केन बनाने के लिए बेस्ट मेथड इसको कहा था। इस मेथड को हम एक और नाम देते हैं जिसका नाम है डॉर्जन मेथड, है ना, या डॉर्जन विधि इसको हम कह देते हैं। तो ये नाम भी ध्यान रखिएगा, डॉर्जन। ये भी एग्जाम में कभी कभी आ जाता है, हालांकि NCERT में इतने अच्छे से इसको मेंशन नहीं किया गया है, बट फिर भी थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। तो ये इसके बारे में बात थी। आज हम रिएक्शन स्टार्ट करने वाले हैं जो है PCl5 के साथ। देखिए नेक्स्ट हमारा रिएक्शन है नंबर्स पता नहीं, लेकिन PCl5 के साथ। तो PCl5 से देखिए किस तरह से हम एल्किल हैलाइड प्राप्त करते हैं। यहाँ पर हम जो ये अल्कोहल है इसकी रिएक्शन जब PCl5 से कराते हैं तो हमें प्रोडक्ट सीधा सा पता ही है, उत्पाद हमारा एल्किल हैलाइड प्राप्त होगा। साथ में हमको एक HCl प्राप्त होने वाला है और प्लस में हमको POCl3 प्राप्त होने वाला है। तो ये रिएक्शन रहने वाले। देखिए इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, मैकेनिज्म अपने इतने अच्छे से दी हुई नहीं है। सिंपल सा एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ एग्जाम्पल की बात करें तो कोई भी, जैसे ये CH3 यहाँ पर ले लेते हैं, OH, फिर PCl5 में देखिए जो इस तरह से ये 5 Cl अटैच होते हैं इसके साथ, है ना। इसमें से पहले के एक Cl जाता है, फिर इसके साथ बॉन्ड बना, तो वो मैकेनिज्म है, उतने हैं नहीं तो हम उस पर जाएंगे भी नहीं, ठीक है। यहाँ से रिएक्शन होने के बाद क्या होता है, CH3Cl प्लस HCl और साथ में POCl3, इस तरह से प्रोडक्ट बनता है। तो ये क्या हो जाता है, क्लोरोमेथेन हमको यहाँ प्राप्त। इसी तरह से हम बाकी के भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एक रिएक्शन हो जाती है। इससे पहले हमने PCl3 से भी हमने रिएक्शन कराई थी और H3PO4 वहाँ बनाया था, है ना। देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये हमारी रिएक्शंस हो गई थी। और एक हमारी रिएक्शन होती है कि जो अल्कोहल से हम रिएक्शन देख लेते हैं, किससे, रेड फास्फोरस यानी लाल फास्फोरस से प्लस X2 में हम यहाँ पर मोस्टली Br2 प्लस में I2 ले लेते हैं ना। अभी तक हमने क्लोराइड के ज़्यादातर प्रोडक्ट बनाए हैं, यहाँ पर हमने इसके प्रोडक्ट नहीं बनाए, ब्रोमाइड के, आयोडाइड के। देखिए यहाँ पर अगर हम रिएक्शन कराएं तो ये अल्कोहल है, अल्कोहल की रिएक्शन हमने, अब यहाँ पर X2 के लिए हम यहाँ पर Br2 ले सकते हैं, और यहाँ पर भी देखो हम कोई प्रोडक्ट ले लेते हैं, मान लो इस बार C2H5 ले लेते हैं ना, C2H5। इसकी रिएक्शन कराते हैं, प्रेजेंस यहाँ पर रहेगी रेड फास्फोरस, मतलब लाल फास्फोरस की यहाँ प्रेजेंस रहने वाली है। और लाल फास्फोरस की जब प्रेजेंस रहेगी तो हमको ये C2H5Cl, यहाँ अब हमने लिया है Br, तो यहाँ ऐड हो जाएगा Br यहाँ जुड़ जाएगा, और प्लस में हमको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ से HBr निकल जाएगा, साथ में फास्फोरस भी निकल जाएगा। बाय प्रोडक्ट में हमको इतना यहाँ इंटरेस्ट भी नहीं है। तो इस तरह से देखो, इससे हम, ये क्या बन गया है, ये एथिल है, याद रखना है ना, ये क्या है, एथिल है। तो इसका नाम हो जाएगा ब्रोमोएथेन। क्या नाम हो जाएगा इसका? इसका नाम हो जाएगा
ब्रोमो एथेन इसका नाम हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से अगर हमको आयोडाइड के जो बनाने होंगे, एल्किल आयोडाइड बनाना हो, तो वहाँ पर भी जिस तरह से मान लो हम यहाँ CH3, इस बार इसको अच्छे से खोल के लिख देते हैं, यहाँ CH3 CH2 OH है। इस बार हम I2 ले लेते हैं, यहाँ रेड फास्फोरस रहेगा, तो हमको जो कंपाउंड मिलेगा वो क्या मिलेगा, CH3 CH2 एंड तो ये बन जाएगा आयोडो मैथेन। क्या बन जाएगा, आयोडो मैथेन यहाँ बन जाएगा इस तरह से। तो यहाँ से इस तरह से हम प्रोडक्ट बना सकते हैं। उसके बाद देखो एक रिएक्शन और है यहाँ पर, अगली जो रिएक्शन है उसमें हम क्या कराने वाले हैं, इस बार एक और रिएक्शन यहाँ पर है जो हमारे बुक में मेंशन है, उसमें हम रिएक्शन कराने वाले हैं अल्कोहल की रिएक्शन जो होगी। यहाँ पर हम प्लस में कोई भी सोडियम ब्रोमाइड भी यहाँ ले सकते हैं, है ना। यहाँ पर हम सोडियम आयोडाइड भी यहाँ ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हमको चेंज देखने को मिलेगा। अगर हम आयोडाइड लेंगे तो उसके लिए अलग रिएक्शन होगी। देखिए, अगर हम सोडियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर हमको कोई एसिड लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर हम H2SO4 या मतलब सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ लेते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो हमको यहाँ से क्या प्राप्त हो जाता है, एल्किल ब्रोमाइड हमको यहाँ प्राप्त हो जाता है। एग्जाम्पल के साथ भी हम यहाँ देख सकते हैं, कोई भी CH3OH प्लस NaBr के साथ हमने रिएक्शन कराई और ये H2SO4 ले लिया, सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिया और हमको मिल गया CH3Br, ब्रोमो मैथेन हो जाएगा, है ना। लेकिन देखिए, अब जब हम रिएक्शन कराने वाले हैं किसके साथ, आयोडाइड के साथ, जैसे यहाँ पर हम रिएक्शन कराने वाले हैं CH3, इस बार OH ले लेते हैं, यहाँ पर हम सोडियम आयोडाइड ले लेते हैं ना, सोडियम आयोडाइड जब लेते हैं हम यहाँ पर H2SO4 का यूज नहीं करते हैं ना। अगर H2SO4 का यूज करते हैं तो ये रिएक्शन यहाँ नहीं होती। क्यों नहीं होती है, क्योंकि क्या होता है, H2SO4 यहाँ ऑक्सीकारक का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, ऑक्सीकारक का कार्य करता है। और ये क्या करता है, यहाँ पर ये जो सोडियम आयोडाइड है इसका ऑक्सीकरण करने के बाद ये I2 दे देता है, जिसके कारण रिएक्शन नहीं हो पाती है ना। तो ये होने के कारण क्या होता है कि यहाँ पर हम H2SO4 का यूज ना करके हम इसके, तो यहाँ पर हम किसका यूज करते हैं, इसीलिए यहाँ पर हम H3PO4 का यूज करते हैं, फास्फोरिक जो अम्ल है उसका यूज करते हैं। देखिए अब रिएक्शन कैसे होती है, यहाँ पर ये अल्कोहल है, इसके साथ रिएक्शन या तो हम पोटेशियम आयोडाइड ले लेते हैं या सोडियम आयोडाइड ले लेते हैं, कोई भी लिया जा सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि यहाँ पर किसका यूज किया जाता है, H3PO4 का यूज किया जाता है। H3PO4 के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो हमको यहाँ पर प्राप्त होता है एल्किल आयोडाइड। तो इस तरह से हमने एल्किल आयोडाइड और एल्किल ब्रोमाइड की रिएक्शंस भी देख ली। तो ये हमारी रिएक्शंस थी जो हमने फर्स्ट हमारे अल्कोहल से जो रिएक्शंस थी, अल्कोहल से हेलो एल्केन कैसे प्राप्त करते हैं वो रिएक्शंस हमने देखी। अब देखिए जो हमारी दूसरी रिएक्शन है यहाँ पर उसके बारे में देखते हैं। दूसरी रिएक्शन क्या है, हाइड्रोकार्बन से, किससे, हाइड्रोकार्बन से। देखिए हाइड्रोकार्बन में हमने कहा था हमारे पास दो विकल्प हैं। यहाँ पर कौन कौन से विकल्प हैं, पहला विकल्प हमारे पास रहता है एल्केन से, हम किससे रिएक्शन बना सकते हैं, एल्केन से बना सकते हैं। और दूसरा हमारे पास हाइड्रोकार्बन होता है एल्कीन।
तो सबसे पहले हम एल्केन से बनाते हैं। किससे बनाते हैं? फर्स्ट हम बनाते हैं एल्केन से। एल्केन से बनाते हैं, क्या बनाएंगे? हेलो एल्केन। तो देखते हैं, देखो हेलो एल्केन, जब एल्केन से रिएक्शन होती है तो यहाँ पर एल्केन मतलब ये CH3, मान लो ये एक और CH3 है, ये दोनों अब ये इसको क्या कहेंगे हम? इसको हम कहेंगे एथेन। इसको हम कहेंगे एथेन। एथेन के साथ रिएक्शन कराते हैं हम, मान लो ये कोई Cl2 है और रिएक्शन होती है प्रकाश की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्शन होती है। रिएक्शन होने से क्या होता है? इस तरह से हमको CH3 CH2 Cl प्राप्त हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? क्लोरो एथेन कह देते हैं। अब देखिए ये प्रोडक्ट जितना आसानी से आपको दिख रहा है, ये उतना आसान है नहीं, है ना। यहाँ पर जो रिएक्शन है वो बड़ी खतरनाक रिएक्शन होने वाली है। खतरनाक कैसे होने वाली है? देखिए ये जो रिएक्शन है, इसकी जो क्रियाविधि है, इसकी जो क्रियाविधि की बात करें तो इस रिएक्शन में मुक्त मूलक क्रियाविधि होती है। मुक्त मूलक क्रियाविधि क्या होती है? देखो उसमें हम इतना नहीं जाने वाले हैं कि मुक्त मूलक क्रियाविधि, लेकिन आपको मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। देखिए जब भी हम कोई हाई टेम्परेचर देते हैं या फिर प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्शन होती है ना, तो क्या होता है? जैसे यहाँ Cl2 हमने लिया तो ये Cl है और ये Cl, जब इस पर प्रकाश डाला जाता है या गर्म भी किया जाता है, मान लो बहुत ज़्यादा गर्म करो, तो क्या है? बराबर इसका समान सी विदलन कैसे होता है? कैसा होता है? समान सी विदलन होता है। समान सी का मतलब है समान समान भागों में टूट जाता है। समान सी विदलन से क्या होता है? यहाँ पर इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन ये अपना ले जाता है और एक इलेक्ट्रॉन ये Cl इस तरह से अपना ले जाता है। तो इलेक्ट्रॉन इस तरह से ले जाने के कारण क्या होता है? यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर को ही हम कहते हैं मुक्त मूलक। क्या कहते हैं? मुक्त मूलक। मुक्त मूलक क्रियाविधि की विशेषता ये है कि जब तक दो मुक्त मूलक पास पास नहीं आ जाते, जैसे मान लो एक मुक्त मूलक यहाँ बन गया, इसी तरह से हमने ये देखा था, ये CH3 और ये CH3, इसको भी हम इस तरह से हीट या गर्म करते हैं तो यहाँ पर ये भी मुक्त मूलक के रूप में टूट जाते हैं और ये भी मुक्त मूलक के रूप में टूट जाते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि दो मुक्त मूलक जब पास पास में आते हैं तब ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। जैसे ये मुक्त मूलक और ये एक Cl मुक्त मूलक पास पास में आए और इन्होंने जुड़कर इस तरह से CH3 Cl बना लिया। अब ये किसी भी तरह से हो सकता है, हाइड्रोजन यहाँ से टूट सकता है तो वो भी मुक्त मूलक बना सकता है, या फिर ये बराबर टूटे, किसी भी तरह से, बस इलेक्ट्रॉन का विदलन समान होता है, इसलिए इसको समान से विदलन कह देते हैं। लेकिन एक बात यहाँ जो ध्यान रखने वाली है, जो मुक्त मूलक है, हमको पता है अभिक्रिया में, क्रियाविधि में मुक्त मूलक बनने वाले हैं, तो जो मुक्त मूलक का स्थायित्व यहाँ अगर हम देखें, मुक्त मूलक का स्थायित्व है ना, ये बिल्कुल कार्बोकेटाइन के समान। कार्बोकेटाइन हम पिछली रिएक्शंस में बात कर ही चुके हैं। तो यहाँ पर एक 3 डिग्री मुक्त मूलक होता है, वो सबसे ज़्यादा स्थायी होता है, फिर 2 डिग्री मुक्त मूलक होता है, वो उससे कम होता है, और फिर 1 डिग्री मुक्त मूलक होता है, वो सबसे ही कम स्थायी होता है। जैसा कि हम इस डायग्राम से भी देख सकते हैं कि मान लो यहाँ ये क्या है, ये यहाँ पर CH3, ये एक मुक्त मूलक है। इसी तरह से ये सेकेंडरी मतलब द्वितीयक, ये CH3 हो गया। अब यहाँ एक हाइड्रोजन ऐड रहेगा, ये एक मुक्त मूलक है, और एक मुक्त मूलक बन जाएगा ये CH3 CH2, है ना। और बात करें तो एक और CH2 यहाँ ऐड कर देते हैं, ये मुक्त मूलक हो गया, है ना। तो ये इस तरह से क्या है, मुक्त मूलक है। तो ये तृतीयक हो जाएगा, 3 डिग्री हो जाएगा, ये 2 डिग्री हो जाएगा, और ये 1 डिग्री। तो जैसे कार्बोकेटाइन का स्थायित्व था, उसी तरह से यहाँ पर मुक्त मूलक का स्थायित्व भी होता है। तो रिएक्शंस अगर होती हैं तो वहाँ पर 3 डिग्री मुक्त मूलक ज़्यादा बनने के चांसेस होते हैं। लेकिन इस रिएक्शन की एक ख़ास बात यह है कि इस अभिक्रिया में
अभिक्रिया में उत्पादों का मिश्रण प्राप्त होता है। क्या होता है? उत्पादों का मिश्रण प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? उत्पादों का मिश्रण प्राप्त होता है। इसीलिए हेलो एल्केन प्राप्त करने की यह अच्छी विधि नहीं है, बहुत अच्छी विधि नहीं है। हालांकि इंडस्ट्रियल यानी औद्योगिक स्तर पर इससे प्राप्त किया जाता है, लेकिन ये लैब के लिए ये बहुत अच्छी, प्रयोगशाला के लिए बहुत अच्छी नहीं है, अच्छी विधि नहीं है, अच्छी विधि नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बात भी कर सकते हैं। जैसे मान लो कि मिश्रण वाला, आपको शायद इस एग्जांपल से अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर हमने एक CH3 CH2 और यहाँ CH3 लिया है ना, तो ये क्या है? ये प्रोपेन है, 3 कार्बन का है, ये प्रोपेन है। मान लो इसकी रिएक्शन हमने कराई है ये Cl2 के साथ और प्रकाश की उपस्थिति में, तो यहाँ पर हमको दो जो प्रोडक्ट हैं उसके मिलने के चांस बहुत अच्छे। 2 तरह के प्रोडक्ट हमको यहाँ पर मिलने वाले। एक प्रोडक्ट मिलने वाला ये CH3 CH2 और यहाँ Cl ऐड हो जाएगा, तो ये इसको हम 1-क्लोरोप्रोपेन भी कह देते हैं। 1-क्लोरोप्रोपेन इसको कह देते हैं। उसके बाद बात करें दूसरा तरह का जो इससे प्रोडक्ट बनने के चांसेस होते हैं, और वो ज़्यादा मात्रा में, ये कम मात्रा में बनता है, ये बिल्कुल ही कम मात्रा में बनता है ना। देखो दूसरा जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा मात्रा में बनता है। वो कौन सा प्रोडक्ट है? वो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो यहाँ पर इधर CH, यहाँ Cl लग जाता है दूसरे कार्बन पर, ये यहाँ CH3, इसका नाम क्या हो जाएगा? 2-क्लोरोप्रोपेन ये बन जाएगा, और ये अधिक मात्रा में बनता है, ये बनता है अधिक मात्रा में। क्यों बनता है ये अधिक मात्रा में? क्योंकि ये द्वितीय कार्बन पर जुड़ा है। कौन से कार्बन पर जुड़ा है? ये जुड़ा है द्वितीय कार्बन पर, जबकि यहाँ ये जुड़ा है प्राथमिक। तो ये मुक्त मूलक बनेगा, तभी तो बनेगा। तो अभी हम मुक्त मूलक की जो क्रियाविधि का क्रम है वो देख के आ रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो ये तृतीयक मुक्त मूलक है वो ज़्यादा स्थायी होता है, जबकि प्राथमिक कम होता है। और हमको रिएक्शन में ये दोनों तरह के उत्पाद मिलने वाले हैं, तो ये यहाँ पर हम ये रिएक्शन रुकती नहीं है ना। और भी जैसे देखो यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखें, है ना, ये जब तक इस रिएक्शन की खास बात ये है कि जब तक मुक्त मूलक समाप्त नहीं हो जाते तब तक ये रिएक्शन जारी रहती है। जैसे मान लो हमने ये CH4 लिया था, है ना, यहाँ पर Cl2, अब Cl2 हमने अधिक मात्रा में लिया हो और यहाँ कंटिन्यू प्रकाश चल रहा है, यहाँ कंटिन्यू प्रकाश चल रहा है, तो क्या होगा? पहले हमको यहाँ CH3 Cl बनेगा, फिर भी नहीं रुकने वाली रिएक्शन ये। फिर अभी 2 Cl थे तो एक अभी भी बच रहा है ना, और अभी भी कंटिन्यू रिएक्शन चल रही है। रिएक्शन चलने से क्या होगा? हमको यहाँ CH2 Cl मिलने वाला है, इधर Cl2, 2 Cl लग जाएंगे, फिर भी रिएक्शन नहीं रुकेगी। फिर इस बार CH3 Cl3 हो जाएगा, और सारे हाइड्रोजन क्लोरीन से निकलने के बाद ये CCl4 बन जाता है, जिसको हम कह देते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्या कह देते हैं? कार्बन टेट्रा क्लोराइड कह देते हैं। तो इस तरह से ये रिएक्शन हो जाती है। तो इस रिएक्शन से आपको पता चला होगा कि ये रिएक्शन बहुत अच्छी है नहीं हेलो एल्केन बनाने की। उसके रीज़न क्या हैं वो सभी। अब देखिए, ये हमने एल्केन से हेलो एल्केन प्राप्त करने की विधि थी। हमको मिश्रित प्रकार के उत्पाद मिलते हैं जो हमको चाहिए नहीं, क्योंकि हमको कोई एक उत्पाद बनाना होता है, तो एक उत्पाद बनाने के लिए हमको कोई स्पेसिफिक रिएक्शन चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं कि हम मिश्रण प्राप्त करेंगे उनको फिर अलग कैसे करेंगे, तो ये रिएक्शन उतनी अच्छी नहीं है। दूसरी जो रिएक्शन है वो देखते हैं। यहाँ पर दूसरी रिएक्शन क्या है? एल्कीन से है। किसके साथ है?
एल्कीन से रिएक्शन होने वाली है। अब देखिए एल्कीन से रिएक्शन कैसे होती है। एल्कीन से रिएक्शन में हम क्या कहते हैं, एल्कीन से रिएक्शन कैसे होती है। एल्कीन से रिएक्शन में क्या होता है कि यहाँ हम कोई एल्कीन लेते हैं, ये मान लो कोई एल्कीन है, एल्कीन के साथ हम जब रिएक्शन कराते हैं, किसकी, कोई भी रिएक्शन कराते हैं, तो रिएक्शन कराने पर यहाँ पर हम कोई HCl ले सकते हैं या HBr भी ले सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर सीधा सीधा ऐड होता है, ये क्या है, योगात्मक अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है, ये योगात्मक अभिक्रिया है। यहाँ योग होने वाला है HBr या HCl का, है ना। देखो यहाँ जब ये योग होगा, इस तरह से दर्शा देते हैं, इसका योग होने पर रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ पर एक जो ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इसके साथ ऐड हो जाएगा और यहाँ जुड़ जाएगा CH2Cl। इस तरह से रिएक्शन होती है ना। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बनता है कार्बोकैटायन। क्या बनता है, कार्बोकैटायन बनता है रिएक्शन में। कैसे बनता है, जैसे देखो यहाँ पर ये CH2 है, यहाँ डबल बॉन्ड है, CH2 है, हमारे पास ये HCl है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। तो H प्लस क्या करेगा, अटैक करने की कोशिश करेगा। इसमें से कोई एक होगा जो इलेक्ट्रॉन को, मान लो इसने अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, तो इलेक्ट्रॉन को खींचने के कारण इस पर क्या आ जाएगा, आंशिक रूप से क्या आ जाएगा, जैसे मान लो ये डबल बॉन्ड है, हालांकि ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा तो इस पर आंशिक रूप से ऋणावेश आ जाता है और इस पर आंशिक रूप से धनावेश आ जाता है। आंशिक रूप से आता है ना, अभी भी डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड होने उस बार क्या होता है, हाइड्रोजन अटैक करता है, ये H प्लस इस पर अटैक करता है माइनस वाले पर। तो यहाँ पर ये इस तरह से प्रोडक्ट बन जाता है, ये प्रोडक्ट यहाँ बन जाता है। और ये जब प्रोडक्ट बनता है तो इस कंडीशन में ये आ जाता है कार्बोकैटायन। अब इस कार्बोकैटायन पर कौन अटैक करता है, इस कार्बोकैटायन पर अटैक करता है यहाँ पर Cl माइनस। Cl माइनस जब अटैक करता है तो रिएक्शन कुछ इस प्रकार से होती है और हमको मिल जाता है हमारा हेलो एल्केन। ये इसकी क्रियाविधि है। क्या है ये है इसकी क्रियाविधि। ये क्या है इसकी, ये है क्रियाविधि। ये इसकी क्रियाविधि हो जाती है, ठीक है। लेकिन ये तो बातें हुई यहाँ की। लेकिन जब ये सिंपल एल्कीन है, सरल एल्कीन है ना, इसको हम बिल्कुल सरल एल्कीन कह देते हैं। ये कैसी एक सरल एल्कीन है। लेकिन अब स्टार्ट होती हैं डिफरेंट टाइप की एल्कीन, तो वहाँ पर रिएक्शन में थोड़ी सी दिक्कतें आनी स्टार्ट हो जाती। देखिए क्या होता है, जैसे मान लो ये एक रिएक्शन कराएं हम CH3, यहाँ CH डबल बॉन्ड और CH2। अब यहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि अब Cl कहाँ जुड़ने वाला है और प्लस मान लो यहाँ HCl से रिएक्शन हो रही है। अब हमारे पास दो तरह के कंपाउंड इस रिएक्शन में प्राप्त होते हैं कि जो ये जो Cl है यहाँ पर, ये Cl यहाँ इसके साथ भी ऐड हो सकता है और ये इसके साथ भी ऐड हो सकता है, दोनों में से किसी के साथ भी ऐड हो सकता है। तो इस तरह से हमको दो तरह के कंपाउंड मिलने के चांसेस है। एक कंपाउंड हमको यहाँ मिलता है CH3 CH2 CH2 और Cl इस तरह से, और एक कंपाउंड हमको मिलता है CH3 CH, है ना, और यहाँ पर ये Cl यहाँ ऐड हो जाए। इस तरह से हमको कंपाउंड मिलता है। अब देखो इस बात को समझाने के लिए कि जो ये क्लोरीन है या फिर मान लो कोई और भी कंपाउंड ऐड होता है तो वो कहाँ ऐड होता है, इस चीज़ को समझाने के लिए एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है मार्कोनिकोफ, है ना, मार्कोनिकोफ। ये एक वैज्ञानिक है और उन्होंने एक नियम दिया। देखो इन्होंने कौन सा नियम दिया, मार्कोनिकोफ ने क्या एक नियम दिया जिसे हम कहते हैं मार्कोनिकोफ का नियम। इस नियम को हम कहते हैं मार्कोनिकोफ का नियम, है ना। देखो इन्होंने क्या नियम दिया, इस नियम के अनुसार, इस नियम के
अनुसार एल्कीन में हाइड्रोजन या H+ उस कार्बन, उस द्विबंध है ना, द्विबंध लगा दे वरना तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। उस द्विबंध वाले कार्बन से जुड़ता है जहां हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है। क्या होती है? जहां हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है, जहां हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है, ये वहां जुड़ता है। ठीक है। और क्लोराइड आयन या कोई भी हैलाइड या X- लगा सकते हैं। क्लोराइड आयन उस कार्बन पर जुड़ता है जहां हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, जहां हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, दूसरा कार्बन वहां जुड़ता है। तो ये होता है मार्कोनिकॉफ का नियम। मार्कोनिकॉफ ने किसके लिए नियम दिया कि जो ये हैलाइड है यानी कि Cl है और हाइड्रोजन किस कार्बन पर जुड़ने चाहिए, उसके लिए उन्होंने एक नियम दिया जिसमें इन्होंने कहा कि जो कार्बन जो हाइड्रोजन है ये H+ जो है ये वहां जुड़ेगा जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है? अधिक होती है। जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक है ये वहां जुड़ता है। और जिस ये क्लोराइड आयन है ये कहाँ जुड़ेगा? ये उस कार्बन पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। ये जो रिएक्शन आपने देखी है यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा कि इस कार्बन पर हाइड्रोजन कम है, ये जो कार्बन दिख रहा है ना, ये वाला जो कार्बन है इस पर हाइड्रोजन की संख्या कम है, इसीलिए यहाँ पर कौन जुड़ा है? यहाँ पर ये Cl इसी कार्बन से जुड़ा है। और इस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक है, इसीलिए यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो इस कार्बन से जुड़ा है। ये रिएक्शन, अब देखो ये रिएक्शन यहाँ लागू होती है, बहुत बढ़िया है ना। देखो ये रिएक्शन अगर हम इस तरह से भी कराते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अगर इस रिएक्शन को हम HBr के साथ कराएं है ना, तो रिएक्शन भी यही होने वाली है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ वही दो तरह के कंपाउंड हमको देखने को मिलेंगे, CH2Br प्लस दूसरी बात यहाँ पर एक बन जाता है CH3 CH और यहाँ Br लग जाएगा, ये CH ये बनेंगे। अब खास बात एक ये भी है ना, ये प्रोडक्ट बनने के पीछे जो हमारी ये क्रियाविधि ये भी इम्पोर्टेंट है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर रिएक्शन में क्या बनता है? एक कार्बोकेटायन बनता है। क्या बनता है? कार्बोकेटायन। हम जानते हैं कि कार्बोकेटायन का जो स्थायित्व क्रम होता है वो 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री होता है। ये अभी हम पढ़ के आ रहे हैं पिछले रिएक्शंस में। तो यहाँ पर ये आपको दिख रहा है ये 2 डिग्री पर यानी कि द्वितीय कार्बन पर जुड़ा है Cl, मतलब द्वितीय तो ज़्यादा स्थायी है, प्राइमरी तो सीधी सी बात ये बनने वाला है ना, ये कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन मार्कोनिकॉफ का नियम एक जगह लागू नहीं होता है। कहाँ लागू नहीं होता है? जब मार्कोनिकॉफ का नियम देखो कहाँ लागू नहीं होता, या इसको हम कह सकते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ नियम भी इसको हम कहते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ नियम। देखो कब कहते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम? इसे मतलब ये है कि जब मार्कोनिकॉफ का नियम लागू नहीं होता। ये नियम कब लागू नहीं होता? जब हम रिएक्शन कराते हैं, ये जो हमारी प्रोपीन है इसको हम प्रोपीन कहते हैं, ये डबल बॉन्ड आ गया CH2 है ना,
इसकी रिएक्शन जब हम कराते हैं HBr से, लेकिन इसी कंडीशन में, बाकी कंडीशन में नहीं, केवल इस कंडीशन में जब इसकी रिएक्शन हम कराते हैं किसकी उपस्थिति में, H2O2, याद रखना H2O2 को हम कहते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्या कहते हैं? हाइड्रोजन परऑक्साइड। इसको हम हाइड्रोजन परऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन इसकी प्रेजेंस में होती है हाइड्रोजन परऑक्साइड की, तभी ये रिएक्शन होती है। तब देखो क्या होता है, होना ये चाहिए था कि जो ये HBr है, ये HBr में Br जुड़ना चाहिए था इस कार्बन से, और हाइड्रोजन जुड़ना चाहिए था इस कार्बन से, मार्कोनिकोव के नियम के अनुसार। लेकिन यहाँ पर मार्कोनिकोव का नियम लागू नहीं होता है और सामान्य नियम लागू होता है। यहाँ पर क्या होता है, जो हाइड्रोजन है वो ज़्यादा कार्बन वाले से ही जुड़ता है ना, सॉरी, यहाँ पर जो ये हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाता है CH2 पर, और Br जुड़ता है यहाँ पर जुड़ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमको ये कंपाउंड प्राप्त हो जाता है। दोबारा से लिख देते हैं अच्छे से। देखो यहाँ पर ये इस तरह कंपाउंड बनता है CH3 CH2 और Br, मतलब ये 1 ब्रोमो प्रोपेन हमको देखने को यहाँ मिलता है इस तरह से। तो हम कह सकते हैं कि एंटी मार्कोनिकोव का नियम क्या कहता है कि H2O2 की उपस्थिति में प्रोपीन हो सकता है, और भी कोई हो सकती है ना, एल्कीन। H2O2 की उपस्थिति में एल्कीन लिख देते हैं, एल्कीन। अब मान लो CH2 यानी एथीन होगा तो उसमें कुछ नहीं हो सकता। H2H2 की उपस्थिति में एल्कीन की अभिक्रिया HBr से कराने पर क्या होगा, कराने पर हाइड्रोजन या H+ है ना, उस कार्बन पर जुड़ता है जहां हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, जबकि Br- ब्रोमाइड आयन उस कार्बन पर जुड़ता है जहां हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है। हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है। तो इस तरह से एंटी मार्कोनिकोव और मार्कोनी नियम की हमने बात की। दोनों नियम आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, है ना। तो आज की जो अभिक्रियाओं को हम फिलहाल यहीं विराम देते हैं। अगली जो क्लास होगी हम वहाँ पर एल्कीन से जो अभिक्रियाएं हैं, मतलब हेलो एल्केन बनाने की जो एल्कीन से रिएक्शन है उन पर बात करेंगे। साथ में हेलोजन विनिमय की रिएक्शन पर भी बात करने वाले हैं। तो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।